ज़रा सोचिए कि कोई व्हाट्सअप या फेसबुक नहीं होता, कोई संचार हमसे बात करने के लिए नहीं होता, तो हम क्या करते थे? किस तरह से लोगों से संवाद कर पाते थे? कैसे हमें खबरें मिलती थी, कैसे हमें मालूमात मिलती थी? लेकिन आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, फेसबुक और व्हाट्सअप का दौर है। लेकिन वो दौर जो आज फास्ट न्यूज़ें हमें प्राप्त होती है, लेकिन शुरुआत कब से हुई? तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था। और प्रिंट मीडिया में हमें पढ़ने को मिलता था, देखने को नहीं मिलता था। उस दौर से स्ट्रगल करने वाले आज के प्रिंट मीडिया, जिन्होंने अपने अपने अखबारों को ऊंचाइयों तक लेके गया, लेकिन उसमें से एक अखबार है जिसका नाम देश उन्नति है, जिन्होंने अपनी मेहनत, कड़ी लगन से वो उसको टावर को खड़े किया। मेरे साथ हैं आज नागपुर से देश उन्नति के संपादक, जिनसे हम लगातार बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी कठिनाइयाँ, कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा और आगे क्या करना चाह रहे हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं प्रकाश पोरे। सर, आपका देश उन्नति अखबार है, आप उसके संपादक हैं। आपको कितनी दिक्कतें आई हैं उसको खड़े करने में? आज आपका देश उन्नति अखबार जो है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, कितनी दिक्कतें आई हैं? देखिए, कोई भी बिजनेस चालू करने में दिक्कतें तो जरूर से आती है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जितनी कठिनाइयाँ आएगी आदमी उतने उसमें से सीखता है, और वही मेरा हमेशा सोचना रहने के कारण मैं आज यहाँ पहुँच सका हूँ। 1986 में अखबार चालू किए थे हमारे नाना साहब भी वैराले ने। मेरे फादर उनके मित्र थे और उनके दोनों ने मिला के अखबार चालू किए थे। 88 में अखबार चालू हुआ, 88 में अखबार चालू हुआ, 86 में अखबार चालू हुआ और 88 में वैराले साहब की डेथ हो गई थी। और उसके बाद में ये हुआ कि 2 साल अखबार जैसे तैसे चलते रहा। 90 में अखबार बंद पड़ गया। 2-3 दिन अखबार आया क्यों नहीं करके मैंने इंक्वायरी किया तो मुझे पता लगा, उनके लड़के ने बताया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी दिक्कतें है। ऐसा है कि उस समय पे अखबार के ऊपर करीब करीब 80 लाख रुपए का कर्जा था। लोग तो जीरो से कोई स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये इतना खड्डे में गए हुआ अखबार, तो इसको चालू करना ये बहुत उस समय पे दिक्कत की बात थी। लेकिन जो कि हमारे उस समय के जो संचालक डायरेक्टर थे, उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्रकाश भाई आप इसको संभालिए। हालांकि मैं मेरे काफ़ी बिजनेस के अंदर व्यस्त था उस समय पे, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय की जो मांग थी उसको देखते हुए और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के हिसाब से फिर मैंने सोचा कि भाई चलो ये भी एक चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए, और मैंने स्टार्ट किया। 1990 में 4 दिन बंद करे हुआ अखबार, यानी मरे हुआ आदमी ऐसा समझिए आप, तो उसके अंदर वापस से जान फूंकना ये काफ़ी काम तो कठिन था। और क्षेत्र ऐसा था कि जिसका मुझे कुछ भी अनुभव नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था प्रिंट मीडिया का। तो उस समय सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं होगी शायद? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई थी, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट में थी और उसका कोई इतना ये नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी अखबार के सामने जो कठिनाइयाँ, चैलेंजेस थी, वो अपने अपने तरीके से थी। उस समय पे सारा लोगों का सोचना अलग था, गवर्नमेंट का भी सोचना अलग था। लेकिन उसके बाद में मैंने ये चालू किया, और जबकि मुझे इसके अंदर एक क्षेत्र के अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं था। 1990 में मैंने अखबार चालू किया। 4 पन्ने का अखबार था, ब्लैक एंड वाइट में था, मशीन भी 4 पन्ने की अखबार की थी। लेकिन उसके अंदर हमने ये स्टार्ट किया, और 1991 और 92 में मुझे ऐसे 2 मौके मिल गए। 1991 में ये हुआ कि राजीव गांधी का जो है वो डेथ हुआ 1991 के अंदर, और डेथ होने के बाद में उस समय पे वो जो न्यूज़ छपी वो सिर्फ और सिर्फ देशोन्नति में छपी थी, दूसरे कोई अखबार में वो न्यूज़ छपी नहीं थी। वहीं से ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। वहीं से ज़्यादा वो मेरा अखबार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और उसके कारण जो बातें हुई, अखबार को जो एक ग्रिप मिली उस ज़माने में, वो लोगों की उम्मीदें अखबार के बाद में बढ़ी। 1992 के अंदर जब ये बाबरी मस्जिद ढही, उस समय पे जो अकोला के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, सारा अकोला सिटी जल रहा था, तो उस समय पे 8 दिन का कर्फ्यू लग गया था। देशोन्नति ही एकमात्र अखबार था उस जमाने में कि जो छप रहा था। मैं खुद कैमरा गले में डाल के सारे गुंडों के बीच में घूमता था। कई गुंडे मेरे पीछे उस समय पे लगे, मुझे मारने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी 8 दिन
एक एक मेरे कर्मचारी को घर से निकाल निकाल कर मैंने लाया अखबार के अंदर और अखबार छपा। उसका नतीजा ये हुआ कि अखबार 2 साल के अंदर ही अपनी बुलंदियाँ छूने लगा। उसके बाद में मैं हर साल 1 संस्करण 2 संस्करण ऐसा करते करते 23 संस्करण आज देशोन्नति के है। करीब करीब 5 साढ़े 5 लाख का डेली का सर्कुलेशन है। और मुझे इस बात की खुशी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में न जाते हुए, या मैं ये कहूँ कि देशोन्नति हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल एज ए अपोजिशन लीडर, परमानेंट अपोजिशन लीडर, क्योंकि हम तो किसानों के साथ में है, तो जो भी सत्ता में बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ में हमको छापना पड़ता है। तो मुझे कई लोगों ने, कई नेताओं ने ये पदवी दी है कि मिस्टर पोरे इज़ ए परमानेंट अपोजिशन लीडर, विरोधी पक्ष नेता है। तो वो हिसाब से हमारी भूमिका जो है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि अखबार का और संपादक का वही कर्तव्य होता है कि जो है वो छापे, और वो हिसाब से हम ये छापने में कामयाब रहे। और आज देशोन्नति आज इंडिया का सबसे महंगा अखबार है। 6 रुपये में आज इंडिया का कोई अखबार नहीं है, लेकिन हम छापते हैं, लोग खरीदते हैं, लाइन लगा के खरीदते हैं। उसका कारण ये है कि लोगों को मेरा अखबार ये अखबार लगता है। बिल्कुल सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि समाज सेवक, जैसे कि आपने किसानों की बात की है, तो एक समाज सेवक और पत्रकार में क्या अंतर समझते हैं आप? देखिए, समाज सेवक और पत्रकार ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। एक बात समझिए, ये कोई दोनों लोग अलग अलग होते नहीं हैं। पत्रकार भी जो न्यूज़ देता है या छापता है, वो नेचुरली वही न्यूज़ छपती है कि जो समाज के लिए ज़रूरत रहती है। तो वो हिसाब से ये छापना पड़ता है, करना पड़ता है। हमने वो हिसाब से हमारी भूमिका मैं ऐसा समझता हूँ कि बखूबी निभाई है। और वो हिसाब से जो भी समाज की बुराइयाँ है या समाज के लिए जो ज़रूरत होती है, जो भी लोग समाज के इसके लिए होते हैं, उनका हम हमेशा निर्वाह करते हैं, छपवाते हैं वो हिसाब से, और वो चलवाते हैं हम लोग। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अखबार जो है लोगों को अपना अखबार लगता है, अपना वो हिसाब से हम उसके अंदर की जो न्यूज़ है वो देने की कोशिश करते हैं, जिस न्यूज़ को कोई जात का रंग नहीं है, जो कोई पार्टी का रंग नहीं है। और वही कारण रहा है कि देशोन्नति हमेशा ये पाठकों ने अपना अखबार समझा है। और मैंने हमेशा ये भूमिका रखी है कि देशोन्नति का मैं मालिक नहीं हूँ। मेरे अखबार का मालिक कौन, तो उसको 6 रुपये दे के जो खरीदता है ना, वो मालिक है उसका, मैं मालिक नहीं हूँ। ये मैंने मेरी भूमिका समझी है हमेशा। बिल्कुल, मैं हमेशा अक्सर मेरी खबरों में आपने देखा होगा कि मैं ये कहता हूँ कि पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, पत्रकार की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो केवल पत्रकार होता है। पत्रकार इसलिए होता है कि वो सारे धर्मों को साथ में लेके चले और उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने लाए। तो बिल्कुल बात सही है कि पत्रकार का कोई कभी धर्म नहीं होता। लेकिन मैं आपसे सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि न्याय, पुलिस और प्रशासन और पत्रकार, ये चौथा स्तंभ हमें पत्रकारिता को जो है देश का चौथा स्तंभ बताया गया है, लेकिन शासन की ओर से पत्रकारों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, तो उस पर आपका क्या मत है? शासन की तरफ से पत्रकारों को सुविधा चाहिए क्यों, मेरा कहना है। आपको लिखना शासन के खिलाफ में है और आप बोलेंगे कि नहीं शासन ने मुझे मदद करनी चाहिए, तो ये अपेक्षा रखना ही पहली बात तो गलत है आपकी, कोई ज़रूरत नहीं। और पत्रकार ये इतना मजबूत, देखिए ऐसा है, लोग तो 4-4, 5-5 लाख का होर्डिंग लेकर आमदार या इसके चुन के आते। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आदमी पत्रकार है ना, वो आमदार का बाप होता है। आमदार को लोग नहीं डरेंगे, लेकिन उतना अखबार के एक पत्रकार को डरना चाहिए। लेकिन उसी पत्रकार को डरेंगे जो पत्रकार जनता के साथ में होगा और निर्भीक होकर अपनी कलम चलाएगा। तो शासन की मदद की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। सर, एक प्रधानमंत्री जी के साथ, मनमोहन जी के साथ 2.5 घंटा आपने चर्चा की, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, और आपने 72,000 करोड़ रुपयों को जो आपने माफ़ कराया हुआ है, वो क्या था? क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री देश का 2.5 घंटे किसी से चर्चा नहीं कर पाता। ऐसी क्या विशेषता थी उसके अंदर कि जो आपने 2.5 घंटों से बात की? नहीं, देखिए, ये हुआ ऐसा था कि 2001 के अंदर मैंने ये नोटिस किया कि किसानों की बहुत आत्महत्याएं हो रही है। तो हमने उसके बारे में अखबार में लिखना चालू कर दिया। मैंने एक मेरे यहाँ कॉलम खोल दिया कि किस तरीके से वो ये हो रहा है, किसानों की आत्महत्या होती है, किस तरीके से रोज़ कितनी हो रही है, कल कितनी हुई थी, ये महीने में कितनी हुई। ऐसा करते करते हम उसका रोज़ का ये छापने चालू कर दिए। तो ये मैं 2001 से तो 2008 तक छापते रहा लगातार, मैं 2007 तक छापते रहा।
एक दिन मुझे फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि मिस्टर पोरे, हमें ये मालूम पड़ा है कि आप इसके बारे में बहुत ये करते हो, तो प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि आप उनसे मुलाकात करें। मैंने बोला बहुत बहुत अच्छी बात है। तो हालांकि इसके अंदर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोहन जी धारिया, जो पूना में समाजवादी विचारधारा लेके चलते थे, वनराई के। उन्होंने ही ये सारी चीज़ें जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब के कान पे डाली थी। तो वो हिसाब से ये सारा अपॉइंटमेंट ठहरा था। तो 3 दिन के नोटिस से मुझे दिल्ली जाना पड़ा। 40 मिनट की अपॉइंटमेंट ठहरी थी, और 40 मिनट की अपॉइंटमेंट हमारी जब चालू हुई तो 40 मिनट के बाद में उनका पीए आके उनको बोलने लगा कि, तो उसमें कुछ बाधाएं पैदा हुई। मनमोहन जी के पीए ने मनमोहन जी के पीए ने उसके अंदर बाधा डाली थी। तो धारिया जी बोले कि भाई क्या हम बंद करें अभी? तो धारिया जी बोले नहीं, मनमोहन जी बोले नहीं आप बंद मत करिए, वो सिर्फ बताने आए कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, लेकिन मैंने कह दिया है कि वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो आप सारी की सारी। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट वो 40 मिनट की थी, वो करीब करीब 1.5 घंटा चलती रही। उसके बाद में वापस से एक बाधा आई और 2-3 जन आके खाने की थाली आई और हमारी मीटिंग चलती रही और हम खाना खाते रहे और वो पूरा प्रेजेंटेशन चलता रहा। 2 घंटे 40 मिनट मीटिंग हुई। 40 मिनट की मीटिंग मुझे तो अभी भी बहुत ये होता है कि मनमोहन जी ये ऐसा पहला पंतप्रधान था कि जिसको ये विषय समझे, और उन्होंने ये मुझे बुलाया। मैं कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, कुछ नहीं, एक अखबार का मालिक हूँ और लिखता था कलम से, लेकिन एक इतना संवेदनशील पंतप्रधान कि जो ये विषय के ऊपर 40 मिनट की अपॉइंटमेंट को 2 घंटा 40 मिनट चला था। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसके अंदर देखूंगा, ये बहुत क्लेशदायक सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और वो मीटिंग के बाद में धारिया जी का ये रहा कि नहीं, बोले ये जितना है सारा का सारा आज के आज अभी जाहिर कर दो, बोले आपके किसानों का जितना भी लोन हो रहा है ये पूरा करेंगे करके। मनमोहन जी ने बोला नहीं इतना ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे मीटिंग बुलानी पड़ेगी, कैबिनेट की वगैरह सारे चर्चा करनी पड़ेगी, मता लगाना पड़ेगा। तो मीटिंग हमारी ख़त्म हुई। उसके बाद में फिर जैसा ठहरा था उन्होंने विदर्भ का एक दौरा मारे, वर्धा के अंदर उन्होंने जाके हमारे जावंदिया जी वगैरह जो है उनके साथ में बैठक किया, समझ लिया सारा इशू को। बाद में उन्होंने कमेटी का ऐलान कर दिया और 15 दिन उसके बाद में उसी बीच में धारिया जी थोड़े नाराज हो रहे थे, वो उपोषण पे भी बैठे। 8 दिन का उपोषण चला धारिया जी का। पंतप्रधान बहुत चिंतित थे उनके तबीयत के बारे में। उन्होंने इमीडिएटली विलासराव जी देशमुख को 8 दिन के बाद में भेजा, मुख्यमंत्री थे विलासराव जी, उनका उपोषण छुड़वाया और उनको बोला कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो पोरे जी बोल रहे वो होगा। और आपको बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनका शब्द रखा। मैं तो दुखड़ा लेके गया था सिर्फ विदर्भ के किसानों का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पूरे इंडिया का, मैं सिर्फ विदर्भ का किसानों का दुखड़ा नहीं दे सकता, मैं पूरे इंडिया का देखूंगा। उन्होंने, आपकी माहिती के लिए बताता हूँ कि उन्होंने पूरे भारत का 72,000 करोड़ का उस समय पे उन्होंने जो ये निकाला था, उसकी जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था 72,000 करोड़ की ये थी। तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर है भारत का कि जिन्होंने ऐसी कर्ज माफ़ी की बिना साइन की, बिना अर्जी की, और पूरे इंडिया के किसानों की। मैं वाकई में शुक्रगुजार हूँ मनमोहन जी का। हालांकि ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, ना ही वो मेरे नेता थे, कुछ नहीं थे, मैं तो एक सादा किसान का एक दुख। आज के किसानों की बात करें तो प्रधानमंत्री जी तो आज के किसानों की कुछ सुन नहीं रहे, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या बोलेंगे उनके ऊपर, अभी उनके ऊपर कमेंट करना मैं ऐसा समझता हूँ कि छोटी मुंह बड़ी बात है। लेकिन जहाँ किसान 1 साल भर उपोषण को बैठते हैं वहाँ पे दिल्ली में, और इनको जाने के लिए, उनको मिलने के लिए फुर्सत नहीं है। 700 किसान बेचारे मर जाते हैं साल भर के अंदर, और उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग उनके ऊपर गाड़ियाँ चलाते हैं, किसानों को मारते हैं। उसके बारे में भी उनको उसके बारे में वो कुछ दुख जाहिर करते नहीं हैं। तो अभी असंवेदनशील पंतप्रधान, इतने मैं उनके बारे में बोलूँगा। तो ये 72,000 करोड़ की जो कर्ज माफ़ी मनमोहन सिंह ने जो की, वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम था मनमोहन जी का, हम लोग कभी भूलेंगे नहीं उसके बारे में। बोरो सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक सवाल है कि आप युवाओं के लिए आगे आना चाहिए अपने विदर्भ की मांग के लिए। देखिए, ऐसा है कि आज के घड़ी में अगर युवाओं के सामने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी ये है कि नौकरियाँ नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि नौकरियाँ नहीं है ये बोलने से काम नहीं होगा, तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि हमारी रोज़गार कहाँ से चलेगा।
मैं आपके माहिती के लिए बताना चाहता हूँ कम से कम युवाओं ने करने लायक 250 ऐसे उद्योग है कि जो मैंने ढूंढे हैं कि जो युवा कर सकते हैं और बहुत कम पैसे में वो स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसमें अगर क्या चाहिए तो सिर्फ कल्पकता चाहिए, वो युवा कर सकते हैं। मैं उसके बारे में प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो जरूर से दूंगा। और हमारा अगर विदर्भ अगर आगे लेके जाना है तो देखिए ऐसा है कि अगर हमको कोई पानी की टंकी अगर भरनी है तो क्या करनी पड़ेगी, पहले उसका पंप चालू करना पड़ेगा। हमने पंप चालू कर दिया, पंप लेकिन टंकी भर नहीं रही है, तो बाद में पता लगेगा आप लगा कि भाई नीचे उसको जो टंकी को नल जोड़े हुए थे सारे के सारे चालू है और पानी निकलते जा रहा है। तो पहले तो आपको ड्रेन बंद करना पड़ेगा ना उसका। लेकिन अपने विदर्भ का युवा जो है वो जाग नहीं रहा है, उसको जगाने के लिए आप क्या करना वाले हैं? देखिए ऐसा है कि उसको हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा खुद विकास हम खुद कर सकते हैं और उसको कुछ प्रेरित करना पड़ेगा। तो वो प्रेरणा देने के लिए उसकी कुछ मीटिंग्स लेना, कैडर कैंप्स करवाना, ये बहुत ज़रूरी है, वो हम करवा रहे हैं। बिल्कुल, TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में देश उन्नति के अखबार के संपादक प्रकाश पोरे जी हमारे साथ बने थे और लगातार उन्होंने हमें अपडेट देते रहा, बताया कि किस तरह से वो ग्राउंड लेवल से ऊपर देश उन्नति पेपर को कितने आसमानों तक लेके गए। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, नागपुर।